नमस्कार। आज हम बात करेंगे 20 से 23 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि ये दीपावली फेस्टिवल सीजन था। इसमें करंट अफेयर की कम न्यूज़ थी, इसलिए आज मैंने 20 से लेकर 23 अक्टूबर की क्लास को एक साथ मिला दिया है। क्लास को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। जिंदगी में सफल होने के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक बार एक छोटा बच्चा था और वो गांव गया और दादाजी के पास में जाकर उसने कहा कि दादाजी, मैं आपके जैसा सफल इंसान कैसे बनूंगा। तो दादाजी ने कहा कि चलते हैं, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। दादाजी उसको गांव में जो गमले की दुकान थी वहां ले गए और वहां से उन्होंने जो नर्सरी थी वहां ले गए और वहां से उन्होंने 2 पौधे खरीदे और 2 पौधे लेकर वो घर पे आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, एक पौधा हम घर के अंदर लगाएंगे और एक पौधा बाहर धूप में लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने 2 पौधों का रोपण कर लिया, एक घर के अंदर और एक बाहर। और उन्होंने कहा कि बेटा, जब आप अगली बार गांव आओगे तब मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो लड़का शहर में चला गया। साल 2 साल बाद में जब वो वापस गांव गया तो उसने कहा कि दादाजी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब दादाजी ने कहा कि चलते हैं, हमने जो 2 पौधे लगाए थे उनको देखते हैं। तो एक पौधा जो घर के अंदर लगा हुआ था, वो पौधा अभी तक उतना ही था जब जो मार्केट से खरीद के लाए थे, उसने कोई ग्रोथ नहीं की। लेकिन जो बाहर जो पौधा लगाया था, धूप में जो पौधा लगाया गया था, वो पौधा अब एक विशाल पेड़ बन गया था। तब दादाजी ने कहा कि देखो, आपने क्या समझा, जो घर के अंदर जो पौधा था वो सभी परिस्थितियों से, सभी समस्याओं से सुरक्षित था, इसलिए वो पौधा बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन जो पौधा बाहर धूप में लगा हुआ था, उसने आंधी सही, बरसात सही, तूफान सही, धूप सही और विपरीत, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके, और इसने संघर्ष के माध्यम से इस पौधे रूपी छोटे से गमले से ये आज एक विशालकाय पेड़ बन गया है। तो उस पोते ने कहा कि दादाजी, मुझे अब मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि जीवन में जब सफल होना है, आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है, तो जिंदगी के अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, जिंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर मैं सफल हो पाऊंगा। तो अब चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पे। और सबसे पहली न्यूज है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 राजस्थान का उत्कृष्ट प्रदर्शन। राजस्थान ने इसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। देखो, राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 2025 तक चला, उसमें नेशनल लेवल पर राजस्थान ने सेकंड रैंक प्राप्त की है। कौन सी रैंक प्राप्त की है? सेकंड रैंक। राज्य ने 114.12% की उपलब्धि दर अर्जित की। निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले इसने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो ये जो निर्धारित लक्ष्य था उसके मुकाबले ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की है। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के 4थे स्थान के प्रदर्शन में, देखो पिछली बार इसका राजस्थान की रैंक थी 4th और इस बार रैंक कितनी आई है? सेकंड रैंक। इसका मतलब है कि राजस्थान की रैंक के अंदर सुधार हुआ है। अन्य क्षेत्रों में देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी राजस्थान नंबर 1 रहा है। ये मैंने कल की करंट अफेयर में भी बता दिया था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है इस योजना की डिलीवरी के अंदर, ठीक है ना। अब पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा राजस्थान का है और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। दिया कुमारी जी के नेतृत्व में महिला और बाल विकास विभाग चल रहा है और इसके अलावा बाकी कोई खास बात इसमें है नहीं। पोषण माह 2025 के दौरान सुपोषित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने हेतु राज्य भर में विविध गतिविधियां आयोजित की गई, ठीक है, जिसमें मोटापे की समस्या का समाधान करने के लिए आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीनी और तेल के सेवन कम करने के लिए स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट को बढ़ावा देने और अत्यधिक कैलोरी सेवन से बचाव की भी बात की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मामले में भी इन्होंने जोर दिया। शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके के बारे में भी, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में भी जागरूकता डेवलप की गई। पोषण में पुरुषों की भागीदारी, पोषण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित की गई, ठीक है, क्योंकि परिवार में पोषण के मामले में पुरुषों की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला है वोकल फॉर लोकल और डिजिटलीकरण। स्थानीय रूप से उपलब्ध जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ है उनके उपयोग को बढ़ावा देना, जो लोकल है उनको बढ़ावा देना, इसलिए लोकल फॉर वोकल, ठीक है। और कार्यक्रमों की निगरानी में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया गया।
आईसीडीएस के निदेशक ने आने वाले महीनों में भी पोषण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। राजस्थान को कुपोषण मुक्त राजस्थान बनाकर देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना प्रमुख लक्ष्य है। सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में राजस्थान ने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और पूरे भारत के अंदर सेकंड रैंक प्राप्त की है। किसमें? राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में चौथी रैंक थी, उसमें 2025 में रैंक में सुधार होकर दूसरी पोजीशन आई है। पहली पोजीशन गुजरात की है और सेकंड पोजीशन राजस्थान की और थर्ड पोजीशन छत्तीसगढ़ की है। तो ये तीनों रैंक याद रखना। पहला नंबर पर है गुजरात, सेकंड पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला है विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट। देखो 2047 तक राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप 2047 तक राजस्थान को भी विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने की बात की गई है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल 100% किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में छपेगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 4.3 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 350 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। रट लेना, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है राज्य की। कब? 2047 तक। विकसित देशों की तर्ज पर राज्य में सुविधाओं का विस्तार करना। और मध्यावधि लक्ष्य क्या है? 2047 के लक्ष्य को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए 2030 तक का भी टारगेट डिसाइड किया गया है, 2045 तक 35 का भी, और 2040 के लिए मध्यावधि लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। अब विजन डॉक्यूमेंट में 4 तो प्रमुख थीम है और 13 सेक्टर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विजन डॉक्यूमेंट में थीम कितनी है? तो 4 थीम है और सेक्टर कितने हैं? 13 सेक्टर है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, थीम कितनी है और सेक्टर कितने हैं? 4 थीम और 13 सेक्टर। अब 4 थीम कौन कौन सी है ये भी रट लेना, एग्जाम के हिसाब से 100% छपेगा। पहली थीम है जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण। जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, हम इनको यूं कह सकते हैं कि भाई इसमें पॉपुलेशन की मोटे तौर पर बात है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सोशल की बात की गई। दूसरा है त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन। ये मुख्य रूप से बात की गई है किसकी? वृद्धि की, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात है। तीसरी है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत संरचना और सतत विकास। तीसरी यूं कह सकते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें आधारभूत विकास, जल सुरक्षा, अनुकूलता, पर्यावरण स्थायित्व और जल अनुकूलता की। और चौथा है पॉलिसी, फाइनेंस है और गवर्नेंस। चौथा क्या है? इन सब के लिए पॉलिसी, फाइनेंस और गवर्नेंस की बात की गई। ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा और वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीति। तो ये 4 प्रमुख थीम है, जिसमें सबसे पहली है जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरी है त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार, तीसरी है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत संरचना और सतत विकास, और चौथी है नीति, वित्त और शासन का विजन। ये विजन डॉक्यूमेंट की 4 प्रमुख थीम है। इसके अलावा ये कोर पिलर कौन कौन से है? कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, इनको कोर पिलर माना गया है। प्रमुख विकासात्मक पैरामीटर 2047 के लक्ष्य में राज्य के विकास लक्ष्य दुनिया के विकसित देशों के पैरामीटर जैसे जर्मनी को आधार बनाकर तय किए गए हैं। इसमें देखो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करनी है? 20%। देखो जीएसवीए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है वो 20% है। ठीक है। नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाना, 77 वर्ष। ये सारे डेटा याद होने चाहिए आपको। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं पर 10 से नीचे लाना है। प्रति 1000 शिशुओं का जन्म होता है, उसमें शिशु मृत्यु दर को 10 से भी नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये किसमें? स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में ये 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो जीवन प्रत्याशा 77
और शिशु मृत्यु दर को 10 से नीचे लाना है। विनिर्माण में भागीदारी कितनी करनी है? जीएसबीए में 20%। शिक्षा में देखो प्रत्येक स्कूल में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, एक तो ये बात है, और एक सभी विद्यालयों को कंप्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालय में विकसित करने का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। महिलाओं में कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो महिला की जो वर्कफोर्स के अंदर कार्यस्थल पर महिलाओं की जो भागीदारी है उसको 60% से अधिक रखने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन में देखो राजस्थान को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, देश में पर्यटकों को आवागमन में राज्य की भागीदारी 15% बढ़ाकर राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी बनाना। देश में जितने भी पर्यटक आते हैं उनमें राज्य की हिस्सेदारी कितनी बढ़ानी है? 15% हिस्सेदारी बढ़ानी, ये एक पर्यटन में लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 100% साक्षरता का लक्ष्य है, सुलभ स्वास्थ्य का लक्ष्य है, सतत जल प्रबंधन का लक्ष्य है, स्मार्ट शहरीकरण का और पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। और संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना DIPR भी तैयार की गई है। और इसके लिए वित्तीय आंकलन में जितनी भी फाइनेंस की जरूरत होगी, वित्तीय आवश्यकताओं का हर वर्ष आंकलन किया जाएगा। ध्यान रखना, प्रति वर्ष फाइनेंस का आंकलन किया जाएगा। और जवाबदेही, सतत मॉनिटरिंग और मूल्यांकन कर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे हर विभाग की तय लक्ष्य के प्रति जवाबदेही होगी कि भाई ये जो लक्ष्य तो रख लिया, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा है तो शिक्षा विभाग की ये जवाबदेही होगी कि जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए भी इसमें विजन डॉक्यूमेंट में बात रखी गई है। ध्यान रखना, तो ये विजन डॉक्यूमेंट में जो लक्ष्य तय किए गए ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, रट लेना। अगला है भीलवाड़ा के गांव धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आ सकती है कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र धुवाला किस जिले में स्थित है? तो पहला सीधा साधा उत्तर आ जाएगा इसका भीलवाड़ा। धुवाला कहाँ है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले में कौन सी तहसील में? मांडल तहसील में ये गांव है धुवाला। यहाँ पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसने रिको बोलते हैं, उसने भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। और यह आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत किया गया है। 11A तो याद नहीं रखो, लेकिन ये आ सकता है कहीं पर भी कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959। आवंटन की शर्त क्या है? कि भूमि गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई है कि ऐसी कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं होगी जो प्रदूषण फैलाती हो। यह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस निर्णय से भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वो तो फिर एक बार निवेश होने के बाद में जो चक्रीय लाभ मिलते रहते हैं वो सारे लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र का समग्र औद्योगिक विकास होगा, रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। तो ध्यान रखना है कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र धुवाला किस जिले में है? भीलवाड़ा के मांडल तहसील के अंदर है। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। इसके बाद में अगली न्यूज है कि प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर है? घिलोट, कोटपुतली, बहरोड में। देखो घिलोट पर देश मतलब राजस्थान राज्य का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित हो रहा है। कहां पर? घिलोट में। और घिलोट अब वर्तमान में कौन से जिले में है? कोटपुतली, बहरोड जिले के अंदर है। ये प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा तहसील कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इसमें भूमि आवंटित की गई है और 1200 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया जाएगा। और इसमें कंपनी का नाम है PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके और रिको ने भूमि आवंटित की गई है। और ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, वहां पर ये MOU हुआ था। इस MOU के क्रम में ही यहाँ पर ये भूमि आवंटन का कार्य किया गया है। यहाँ पर ई बस के अतिरिक्त बस की बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्डनेस और अन्य स्पेयर पार्ट का भी निर्माण होगा। और इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनने में ये राजस्थान का स्थान देखने को मिलेगा। तो ये बहुत, और ये मेक इन इंडिया संकल्प को भी साकार करेगा। ग्रीन एनर्जी और हरित परिवहन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और कम समय में त्वरित गति से पूरी हुई आवंटन प्रक्रिया से निवेश अनुकूल नीति जो राजस्थान सरकार है, इसकी निवेश अनुकूल नीति को भी ये दर्शाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर स्थापित होने जा रहा है? कोटपुतली बहरोड के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने जा रहा है। ओके डन। तो घिलोट जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहां स्थित है? कोटपुतली बहरोड में स्थित है।
एक बात तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होने जा रहा है। प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? गिलोट में। गिलोट कहां पर है? कोटपुतली बहर रोड के अंदर है। कौन सी कंपनी कर रही है? इसका नाम है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके डन। तो ये था 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलेंगे फिर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए शबा खैर। थैंक यू।